पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न ओवेनिस्ट उत्पाद निम्न में से कौन सा है? अच्छे क्वेश्चन है, कम पढ़े हुए हैं आपके, फिर बोल रहा हूं। जब भी श्वसन की क्रिया होती है, ध्यान से सुनो, जब भी श्वसन की क्रिया होती है, मेरी बात को नोट कर लो, जब भी श्वसन की क्रिया होती है सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटता है। सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटता है। पाइरुवेट बोल दो चाहे पाइरुविक बोल दो, एक ही बात है। जब जब भी ग्लूकोज टूटेगा सबसे पहले ग्लूकोज के टूटने पर पाइरुविक अम्ल बनता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है, जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है मित्रों, जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो दोस्तों दो पाइरुविक अम्ल, दो पाइरुवेट या पाइरुविक, एक ही बात है, दो पाइरुविक अम्ल बनते हैं। एक एक लाइन नोट कर लीजिए। तो जब जब ग्लूकोज टूटेगा सबसे पहले पाइरुवेट अम्ल बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है। इसी का नाम है ईएमपी चक्र। इसी का नाम है ईएमपी चक्र। मैं बोल रहा, कोई वायवीय शोषण करे चाहे अवायवीय शोषण करे, सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटेगा। सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटेगा। फिक्स है ये। तो ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है और ग्लाइकोलाइसिस चक्र का ही दूसरा नाम है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र का ही दूसरा नाम है ईएमपी चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र का ही दूसरा नाम है ईएमपी चक्र। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लाइकोलाइसिस चक्र का ही दूसरा नाम है ईएमपी चक्र। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट अम्ल बनता है। पाइरुवेट अम्ल बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अंदर ये पाइरुविक अम्ल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ये पाइरुवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ईटीएस चक्र की क्रिया होती है। ईटीएस चक्र की क्रिया होती है। ईटीएस चक्र की क्रिया होती है प्यारे विद्यार्थियों, और तब जाके फाइनली ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है और फाइनली प्यारे विद्यार्थियों CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी शोषण की बात चल रही है। ऑक्सी शोषण की बात चल रही है, वायवीय शोषण की बात चल रही है। वायवीय शोषण की बात चल रही है दोस्तों, वायवीय शोषण की बात हो रही है। तो इस पूरी नियम को पढ़ लीजिए। सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनेगा। ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनेगा। पाइरुविक अम्ल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विघटन होगा और फाइनली CO2 जल और ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगेगा ऑक्सी विघटन कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मनुष्यों में अंतः शोषण, अंतः शोषण का मतलब है वायु को अंदर लेना। अंतः शोषण का मतलब है वायु को अंदर लेना। मनुष्यों में अंतः शोषण के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों, आपको अंतः शोषण की बात हो रही है। इनस्पायरेशन, इनस्पायरेशन अंतः शोषण की बात हो रही है। इनस्पायरेशन, इनस्पायरेशन की बात हो रही है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को।
छतरी को आगे तरफ कर दीजिए। हाँ भाई, इनस्पायरेशन की बात हो रही है। प्रैक्टिकली करके देखिए, जब हम अंतः श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस को अंदर लो। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ये है पसलियां जो है बाहर की तरफ आती है। जब आप इनस्पायरेशन करते हो, अंतः श्वसन की क्रिया करते हो, तो देखो कैसे करते हो। तो आपका क्या होता है, दो चीजें हैं। एक तो आपकी अंतः श्वसन में क्या होता है, आपकी पसलियां बाहर आती है, पसलियां बाहर की ओर, बाहर की ओर। एक चीज और आपको मैं बताऊं, हमारे फेफड़ों के नीचे एक संरचना होती है जिसको आप डायफ्राम बोलते हैं, सुना होगा। फेफड़ों के नीचे एक संरचना है डायफ्राम। ये प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डायफ्राम है, ये ऐसे अभी ऐसे है, जैसे आप वायु अंदर लोगे, ये डायफ्राम जो है ऐसे फ्लैट होता चला जाएगा, है ना। तो आपको इसमें से गलत कथन छांटना है। क्या पसलियां अंदर की ओर धंसती है? देखो यार, घबराए मत करो। एक तो घबराना नहीं है, आपको मैं बता दूं, घबराना नहीं है, उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखो, आप इंस्पायरेशन करो, अंतः श्वसन करके देखो, तो क्या पसलियां बाहर आ रही है, अंदर जा रही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पसलियां अंदर नहीं आती है, ये गलत हो गया कथन। तो भले अंदर नीचे पड़ने की जरूरत नहीं है, अब खत्म है, खेल खत्म हो चुका है। जब हम अंतः श्वसन की क्रिया करते हैं तो पसलियां बाहर की ओर आती है। बाकी सभी कथन सही है, सही कथनों को जरूर पढ़ो। पसलियां ऊपर की ओर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अंतः श्वसन में क्या होता है, रटो मतो। अंतः श्वसन में पसलियां बाहर की तरफ, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, सपाट हो जाता है, बक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। ये वाला हिस्सा जो है ना, अपना छाती वाला जो हिस्सा है, थोरेसिक बक्ष गुहा चौड़ी हो जाती है। कभी जब हम फिजिकल देते हैं, सीना फुलाते हैं दोस्तों, तो इनस्पायरेशन की क्रिया होती है। इनस्पायरेशन की भगत सिंह जयंती, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। फेफड़ों द्वारा वायु का अंतः ग्रहण होता है, बिल्कुल सही है। अंतः श्वसन का मतलब है वायु को अंदर लेना। अंतः श्वसन का मतलब है वायु को अंदर लेना। अकेली ऑक्सीजन नहीं, वायु अंदर जाती है। जैसे जब आप अंतः श्वसन करते हो तो नाइट्रोजन 78% जाती है, ऑक्सीजन 21% जाती है, CO2 0.03%। ये पूरी वायु अंदर जाती है। पूरी अंतः श्वसन की क्रिया में अकेली ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, पूरी वायु अंदर जाती है। क्लियर है? सभी भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरा काम है मेहनत करना, करता रहूंगा, आप भी थोड़ा सा मेहनत किया करो।